अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम एब्जॉर्प्शन पर थे। तो नेक्स्ट हमारे पास है जीआई एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो मुख्तलिफ ड्रग टू ड्रग जो है एब्जॉर्प्शन वेरी करती है मुख्तलिफ पैरामीटर्स की वजह से, जैसे पीएच है, सिक्रीशंस वहाँ पे जो होती हैं उनके पीएच की वजह से जो है ड्रग की एब्जॉर्प्शन चेंज होगी, क्योंकि पीएच जो है वो आयनाइजेशन और अनायनाइजेशन पे इफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन पे भी इफेक्ट करेगा। फूड की वजह से भी एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क पड़ता है और डिजीज़ स्टेट की वजह से भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला पार्ट ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में अगर हम देखें सलाइवा का पीएच 7 होता है और इसमें टाइलिन और अमाइलेज मौजूद होती हैं। तो ओरल कैविटी से जो है एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है, मगर कॉन्टैक्ट टाइम मिनिमम है, लेस है, तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी स्टार्ट हो जाती है ओरल कैविटी से। पार्किंसन डिजीज़ में अगर हम देखें तो जीआई मोटिलिटी डिक्रीज़ होती है। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक्स अगर लॉन्ग टर्म पे यूज़ किया जाए तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट यही है कि वो जीआई मोटिलिटी को डिक्रीज़ करता है। तो इन चीज़ों की वजह से एब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। सेकेंड पार्ट हमारे पास ईसोफेगस। ईसोफेगस में भी यही है कि कॉन्टैक्ट टाइम लेस है, दूसरा उसकी थिकनेस मेम्ब्रेन की ज़्यादा है, तो एब्जॉर्प्शन कम से कम होती है, क्योंकि एक तो जो है थिक मेम्ब्रेन है, वहाँ से एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो नहीं पाएगी, दूसरा उसको कांटेक्ट टाइम भी बहुत कम मिल रहा है। तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से ईसोफेगस से भी जो है एब्जॉर्प्शन कम होती है। थर्ड, स्टमक। स्टमक का पीएच हमारे पास 1 to 3 होता है। स्टमक में अब हमारे पास HCl मौजूद होता है, पेप्सिनोजिन मौजूद होता है और म्यूकस, ये तीनों चीज़ें होती हैं। कांटेक्ट टाइम जो है यहाँ पे अप टू 2 आवर्स होता है, तो काफ़ी ऐसी ड्रग्स हैं जो स्टमक के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। HCl क्या करता है, HCl जो है पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, ठीक है, और पेप्सिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। उसके अलावा दूसरा HCl का काम होता है माइक्रोब्स को किल करना, मगर H. पाइलोरी जो है वो एसिडिक मीडियम में ग्रो करता है, एसिड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, तो वो वहाँ पे जो है HCl के अंदर इजीली ग्रो कर लेता है। सेकेंड थिंग जो हमारे पास म्यूकस मौजूद है, म्यूकस जो है स्टमक की लाइनिंग को बचाता है HCl से, क्योंकि HCl एक एसिड है, तो वो स्टमक लाइनिंग को डिस्टर्ब करेगा, अल्सर और ब्लीडिंग के चांसेस होंगे, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। एनसेड जो है वो एसिडिटी कैसे काज कराते हैं, वो इसी म्यूकस की प्रोडक्शन को, म्यूकस लाइनिंग को डैमेज करते हैं और उसकी वजह से एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। PPIs अगर हम दें, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो वो HCl की सिक्रीशन को कम कर देंगे, और HCl की सिक्रीशन कम होगी तो पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा और अल्टीमेटली जो है प्रोटीन की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ड्रग 3 से 7 घंटे तक रहती है। ड्यूडेनम, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम से होती है, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, माइक्रोविलाय और विलाय मौजूद है। कांटेक्ट टाइम भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इसी विलाय और माइक्रोविलाय की वजह से सरफेस एरिया, कांटेक्ट टाइम, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो एब्जॉर्प्शन वहाँ से ज़्यादा होती है। इसके अलावा ब्लड सप्लाई भी ड्यूडेनम में ज़्यादा है। बाइल की सिक्रीशन होती है लिवर से, तो बाइल में जो है बाइल सॉल्ट और बाइल एसिड मौजूद होते हैं, वो जो है फैट्स की डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो इंटेस्टाइन का अगर हम पीएच देखें 6.6 होता है। बेसिक ड्रग इसीलिए ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। जेजुनम का पीएच 6.8 है, तो वो जो है थोड़ा सा और ज़्यादा बेसिक की तरफ मूव कर रहा होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हम किसे कहते हैं, जब भी ड्रग डायरेक्टली पोर्टल वीन में इंटर कर जाए और वहाँ से जो है लिवर में चली जाए, मेटाबोलाइज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ड्रग मतलब पोर्टल वीन के थ्रू डायरेक्ट जीआई से लिवर में गई और लिवर में जाने के बाद जो है मेटाबोलाइज होके एलिमिनेट हो गई, अपना इफेक्ट दिखाए बगैर, इसे हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, ड्रग की अमाउंट ब्लड में कम होगी, ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होगी, तो इसीलिए जो है ड्रग की एफिकेसी कम होगी। इसीलिए जब हमें फ़र्स्ट पास जो है अवॉइड करना होता है, तो हम रूट चेंज करते हैं, सपोजिटरी प्रोवाइड कर दी या आईवी दे दिया, कोई और रूट हम ट्राई करते हैं कि फ़र्स्ट पास इफ़ेक्ट से ड्रग को बचाया जा सके, जीआई के थ्रू ना दिया जाए। नेक्स्ट, जीआई मोटिलिटी अगर हम देखें, अगर जीआई मोटिलिटी में वेरिएशन आएगी तो एब्जॉर्प्शन में भी फ़र्क आएगा। और जीआई मोटिलिटी जो डिपेंड करती है वो मुख्तलिफ जो है प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है ड्रग की या किसी भी कंपोनेंट के, ठीक है। जैसे डोजेज फॉर्म है ड्रग की, इसके अलावा फेड स्टेट है, फास्टिंग स्टेट है, इंडर डाइजेस्टिव स्टेट है, तो तीनों में जो है मोटिलिटी अलग अलग होगी और उनकी वजह से जो है एब्जॉर्प्शन पे भी फ़र्क पड़ेगा। और अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन चेंज होगा तो जाहिर सी बात है ऑनसेट ऑफ एक्शन और इन सब चीज़ों पे भी इफ़ेक्ट होगा। हो सकता है कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन चेंज हो जाए, मतलब
उतनी अमाउंट ड्रग की एब्जॉर्ब नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी किसी भी रीज़न की वजह से, फेड स्टेट, फास्टिंग स्टेट, कोई स्टेट चेंज है या इस तरह के रीज़न्स की वजह से। तो अल्टीमेटली जब एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट चेंज होगा तो ड्रग के एक्शन पे भी फ़र्क पड़ेगा, इंटेंसिटी, ऑनसेट, इन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन विंडो हम किसे कहते हैं? जीआई का वो जो है पार्ट जहाँ से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो ड्रग की, उस पार्ट को, उस सेगमेंट को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन विंडो। और जो एसिडिक ड्रग होती है ना, उनके लिए एब्जॉर्प्शन विंडो मौजूद होती है स्टमक में, जबकि बेसिक ड्रग्स के लिए एब्जॉर्प्शन विंडो हमारे पास मौजूद होती है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो हम कोशिश ये होती है कि ड्रग का जो है ना एब्जॉर्प्शन विंडो के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें ताकि वो मैक्सिमम ड्रग जो है ब्लड तक रीच कर सके। डायरियल कंडीशन में या कोई और जीआई डिजीज़ हो तो उनमें यही होता है कि इनअप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन होने का रीज़न क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन विंडो के साथ ड्रग का कांटेक्ट टाइम कम हो जाता है। डायरिया में जल्दी से जो है ड्रग निकल जाएगी, कांटेक्ट टाइम कम हुआ, कांटेक्ट टाइम कम होने की वजह से जो है उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो मूवमेंट के टोटल 3 जो है ना टाइप होती है। माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स एमएमसी, जिसमें जो है 90% फूड ट्रांसपोर्ट होती है और 10% जो है ना वो प्रोपेल करती है एमएमसी के थ्रू, मतलब जो ये माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स हैं ये उनको आगे की तरफ पुश करते हैं। फिर इसके अलावा इरेगुलर मूवमेंट्स और लास्ट वाला जो है ना रेगुलर मूवमेंट्स, ये टोटल साइकिल है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें एमएमसी जो है वो प्रोपल्सिव एक्शन वाली है, मतलब आगे प्रोपल्सिव एक्शन दिखाती है, उनको भेजती हैं फूड को। उसके अलावा इरेगुलर मूवमेंट जो है उसका मिक्सिंग एक्शन है, मिक्स करती हैं। और रेगुलर मूवमेंट्स या जो हाउसकीपर वेव्स हैं वो भी प्रोपल्सिव एक्शन है, मतलब उनको आगे की तरफ भेजती हैं, हाई एम्पलीट्यूड वाली। ठीक है, एक होता है सबसे पहला क्विसेंट या क्वाइट फेज। ठीक है, उसके बाद हाउसकीपर वेव्स जो होती हैं ना वो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड वाली होती हैं। अगर हम मिक्सिंग मूवमेंट्स या इरेगुलर मूवमेंट्स देखें तो उसके दौरान जो है बाइल सिक्रीट होता है, जबकि प्रोपल्सिव या हाई एम्पलीट्यूड जो वेव्स हैं उनमें जो है म्यूकस सिक्रीट होता है। ठीक है, टोटल हमारे पास मतलब जो फेजेज़ है उनमें से सेकंड फेज़ के अंदर बाइल की सिक्रीशन होती है, जबकि थर्ड फेज़ जैसे ही आता है तो म्यूकस की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। फेज़ 4 जो है इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन या जो है डिसेंडिंग एम्पलीट्यूड वेव्स, उसमें भी जो है हमारे पास फर्दर ड्रग्स को प्रोपेल किया जाता है या जो है जीआई के कॉन्टैक्ट को आगे की तरफ प्रोपेल किया जाता है। गैस्ट्रिक एम्पेटिंग टाइम, गैस्ट्रिक एम्पेटिंग टाइम हम कहते हैं कि जो भी हमें फूड को या ड्रग को टाइम रिक्वायर्ड होता है स्टमक को लीव करने के लिए, उसे कहते हैं गैस्ट्रिक एम्पेटिंग टाइम। फॉर एग्जांपल एक हमने फूड दी, वो 1 घंटे बाद जो है स्टमक में पहुंची और 2 घंटे बाद उसने जो है स्टमक को लीव किया, तो 1 से 2 घंटे के दरमियान जो टाइम है डिले हो रहा है गैस्ट्रिक एम्पेटिंग में, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक एम्पेटिंग टाइम। इसके मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं गैस्ट्रिक एम्पेटिंग टाइम डिले होने के। फूड किस तरह की ले रहे हैं, टाइप ऑफ फूड, उसके अलावा कौन सी स्टेट है, फेड स्टेट पे हम ले रहे हैं, फास्टिंग स्टेट पे ले रहे हैं, तो उसकी जो है बेसिस पे गैस्ट्रिक एम्पेटिंग टाइम वेरी कर सकता है। और गैस्ट्रिक एम्पेटिंग टाइम अगर एसिडिक ड्रग का डिले हो, ठीक है, मींस ड्रग एसिडिक इन नेचर है और उसका अगर गैस्ट्रिक एम्पेटिंग टाइम डिले हो रहा है तो वो फेवरेबल है, क्योंकि एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम से अच्छी एब्जॉर्ब होती है। मगर उसी की जगह अगर एक बेसिक ड्रग है उसका गैस्ट्रिक एम्पेटिंग टाइम डिले हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी डिले होगी, उसके ऑनसेट और सारे फैक्टर्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से जो है गैस्ट्रिक एम्पेटिंग टाइम ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट करता है, तो उसका ऑनसेट टाइम वेरी हो जाएगा। इसके अलावा पेनिसिलिन अगर एसिड लेबाइल ड्रग है, वो लॉन्गर टाइम के लिए अगर स्टमक में रही तो वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगी। इसके अलावा अगर एस्पिरिन है वो लॉन्गर टाइम के लिए स्टमक में रहे तो वो जीआई म्यूकोसा को डिस्टर्ब करेगी और उसकी वजह से जो है गैस्ट्रिक अल्सर प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। तो डिफरेंट कंटेंट जो होते हैं ना स्टमक के, वो डिफरेंट रेट पे जो है लीव कर रहे होते हैं स्टमक को। 1984 में फेल्डमैन और उसके एसोसिएट ने हमें जो है ना मुख्तलिफ जो है फूड आइटम्स का गैस्ट्रिक एम्पेटिंग टाइम बताया। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है वो 50% एम्पेटी हो जाती है विदिन 30 मिनट्स। ठीक है, इसके अलावा डाइजेस्टेबल सॉलिड जैसे स्क्रैम्बल्ड एग अगर हम लें तो वो 50% एम्पेटी होता है 154 मिनट्स के अंदर। और इसके अलावा अगर अनडाइजेस्टेबल सॉलिड है कोई तो वो 3 to 4 आवर्स लेता है 50% लीव करने में। 50% जो है उसका ड्रग वो जो है फूड का अमाउंट स्टमक से लीव होता है 3 to 4 आवर्स के अंदर। इसके बाद इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है वो चेंज होती है
तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन पे भी फ़र्क पड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांजिट टाइम इसे हम कहते हैं SITT, जैसे ही वो चेंज होगा तो उसकी वजह से जो है एब्जॉर्प्शन पे भी जो है फ़र्क पड़ेगा। 2 मेथड होते हैं इसको मेज़र करने के स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांजिट टाइम को, इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि लैक्टुलोज दिया जाता है, लैक्टुलोज जैसे ही हम देंगे वो स्टमक में आएगा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही पहुँचेगा ओरल कैविटी से, तो वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वो जो है नॉर्मल फ्लोरा उसकी फर्मेंटेशन कराते हैं, और उस फर्मेंटेशन की वजह से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और वो गैस जो प्रोड्यूस होगी ना वो ब्रीथ से जो है स्मेल की जा सकती है, उसको जो है डिटेक्ट किया जा सकता है ब्रीथ के ज़रिए। जब उसको डिटेक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लैक्टुलोज अब जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच चुकी है, कोलान के अंदर, तो उससे हमें जो है टाइम पता चल जाता है कि कितनी देर में ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंची, ठीक है। तो इससे हमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांजिट टाइम का अंदाज़ा हो जाता है। सेकंड डायरेक्ट मेथड है, इसमें जो है गामा सिंटिग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से पास हो रही है ना ड्रग, सिर्फ वो वाला टाइम देखा जाता है। वो टाइम होता है 3 to 4 आवर्स। ओरल कैविटी से दी, स्टमक में दी, स्टमक के बाद जो वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन से क्रॉस करेगी ना वो वाला, तो इसमें एक रेडियो ओपेक मटीरियल यूज़ किया जाता है, और उस रेडियो ओपेक मटीरियल की मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है। अगर ड्रग को फास्टिंग स्टेट पे दिया जाए तो वो 4 से 8 घंटे लेगी स्मॉल इंटेस्टाइन को रिलीज़ करने में, मतलब वहाँ को से लीव करने में। जबकि अगर उसको ही हम फेड स्टेट में देख, ऑलरेडी खाना खाया हुआ है, तो वो जो है 8 से 12 घंटे में लीव करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो ये डिपेंड करता है उसकी फेड और फास्टिंग स्टेट पे। इसके अलावा शरीफ एट अल ने 2003 में बताया था कि मैक्सिमम टाइम जो है ना ड्रग या फूड कंटेंट जो लेता है GI से लीव करने का, वो होता है 53.3 आवर्स। मैक्सिमम जो 35 आवर्स वो गुजारता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा जो फाइबर्स वगैरह इस तरह की फ़ूड होती है ना, उनमें क्या एबिलिटी होती है कि वो वाटर को या मॉइस्चर को जल्दी से एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, और जैसे ही वो वाटर या मॉइस्चर कंटेंट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं तो उनका वेट इंक्रीज़ होता है। उसकी वजह से वो GI से जल्दी से गुजर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाएगा तो वो हैवी होने की वजह से मूव जल्दी करेगा। ब्लड परफ्यूजन अगर GI की तरफ देखें तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, क्योंकि कंटिन्यूस ब्लड फ्लो रहता है GI की तरफ। 28% जो है कार्डिक आउटपुट का वो GI की तरफ सप्लाई होता है, मतलब कार्डिक आउटपुट का अगर टोटल हम देखें तो उसमें से 28% जो है वो GI की तरफ सप्लाई होता है। अगर किसी भी रीज़न की वजह से कार्डिक आउटपुट में चेंज आएगा, वो अगर कम होगी तो एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम हुई, ब्लड फ्लो कम हुआ, तो मेन फूड को या ड्रग को कंटेंट को लेके जाने वाला होता ही हमारी बॉडी में ब्लड है। जब ब्लड का फ्लो ही कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी। अगर हम खाना खाने के बाद वॉक करें तो GI की तरफ ब्लड सप्लाई कम होता है, तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा हार्ट फेलियर के पेशेंट जो होते हैं उनमें भी जो है ब्लड फ्लो कम हो जाता है या ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाती है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। फर्दर इंशाल्लाह हम जो है इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।